हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक डिजिटल क्लासेस। पिछली क्लास में हम लोगों ने वैद्युत चुंबकत्व, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की कंप्लीट थ्योरी को कवर कर लिया था, उसके आंकिक प्रश्न सॉल्व कर लिए थे। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में हम लोग फैराडेज लॉ के साथ डील करेंगे। साथ में हम देखेंगे कि अगर कोई चालक गतिमान होता चुंबकीय क्षेत्र में तो उसके सिरों पर विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न होता है। कोई क्षण अगर एक एंड के परितः रोटेट करती तो उसके सापेक्ष कितना विद्युत वाहक बल बनता है। इन सब का हम डिस्कशन करेंगे। साथ में एडी करंट देखेंगे, भंवर धारा क्या होती है, कैसे दूर किया जा सकता है, इन सब का डिस्कशन चलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं आज की क्लास में कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। तो हम लोगों ने स्थिर विद्युतिकी में पढ़ा कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। किसी एकांक पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैसे यहां पर है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो कुल संख्या होती है उस पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जैसे वहां पर इससे फाई से डिनोट किया जाता था। इसका जो प्रतीक होता है, प्रतीक वो क्या होता है, तो प्रतीक इसका फाई लिखा जाता है। वहां पर फाई ई लिखते थे, प्रतीक फाई होता है। मात्रक की बात करें अगर, तो मात्रक क्या होता है, तो इसका एक मात्रक होता है वेबर। वेबर मात्रक लिखा जाता है इसका। शॉर्टकट में कैपिटल W स्मॉल b लिखा जाता है, वेबर। दूसरा भी मात्रक होता है, वो भी निकल के आएगा, वो देखेंगे। ये तो मात्रक होता है CGS और इसका एक और मात्रक होता है मैक्सिमल, 10⁸ से बदला जाता है, अभी देखते हैं वो। तो ये मात्रक हो गया, ये फाई से डिनोट किया जाता है। तो अब अलग अलग केस में देखते हैं। जैसे वहां पर देखा था हम लोगों ने, यहां पर लूप लिए गए, अलग अलग लूप, उनका ओरिएंटेशन, उनका जो विन्यास है क्षेत्र में वो अलग अलग है। जैसे पहले वाला फिगर दिख रहा होगा कि अगर कोई लूप है, इस तरह का कोई लूप है ये, और ये क्षेत्र अगर राइट साइड में लगा तो इस तरह से रखा गया। यहां पर इसमें 3 फेरे हैं बेसिकली, इस तरह से रखा गया, फिर इसको घुमा करके इस तरह से रख दिया गया, फिर इसे घुमा करके इस तरह से रख दिया गया। तो इसके 3 अलग अलग विन्यास बने हुए हैं। क्षेत्र एक समान है और राइट साइड में जा रहा है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और राइट साइड में जा रहा है। तो देखो यहां पर अगर हम क्षेत्रफल सदिश लिखना चाहें तो किधर की तरफ लिख सकते हैं। तो इसका जब क्षेत्रफल सदिश लिखना हम लोगों ने सीखा था, कैसे लिखा जाता है। तो इसका क्षेत्रफल सदिश अपवर्ड साइड में आएगा, यही तो होगा। इसका क्षेत्रफल सदिश जो होगा ऊपर के साइड में आएगा, लिखना सीखा था, ठीक है, ऊपर साइड में आएगा, लंबवत रहेगा। इसका अगर क्षेत्रफल सदिश लिखा जाए तो बी उधर की तरफ, तो इधर की तरफ तो लिखा नहीं जाएगा, इसका क्षेत्रफल सदिश इधर की तरफ आएगा। अभी देखते जाओ, अभी फार्मूला बाद में लिखेंगे हम लोग। क्षेत्रफल सदिश इस तरफ आएगा, ये ऐसा हो गया। आइडिया होगा कि इस तरफ क्षेत्र है तो इस तरफ लिखा जाएगा, क्षेत्र की दिशा बेसिकली इधर की तरफ है। ये क्षेत्र क्या है, बी है। वहां ई होता था, यहां पर बी है। इसके बीच में कुछ ना कुछ कोण बन रहा है। सपोज वो कोण कितना दिया गया है, थीटा दिया गया है कोण, ये कोण थीटा दिया गया। और इस केस में क्या होगा, ये इस तरह से रखा गया है, देखते जाओ, ये इस तरह से रख दिया गया। इस तरह से रखा जाएगा तो क्षेत्र की दिशा में ही आ जाएगा इसका एरिया वेक्टर। तो इसका एरिया वेक्टर भी इधर की तरफ आ जाएगा और साथ में जो बी वेक्टर है वो भी इसी दिशा में लगा हुआ है। इसका जो बी वेक्टर है वो भी इसी दिशा में लगा हुआ है। तो क्षेत्रफल सदिश भी उधर, क्षेत्र सदिश भी इधर। तो यहां पर ये हो जाएगा ए वेक्टर क्षेत्रफल सदिश, यहां पर क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा ए वेक्टर। सबसे पहले ये बताओ कि अगर ये छल्ला है, इस तरह से क्षेत्र लगा है इस तरफ राइट साइड में और इस तरह से इसे रख दिया जाए, क्या इससे कोई चुंबकीय बल रेखा गुजरेगी? नहीं गुजरेगी। तो अगर इससे कोई चुंबकीय बल रेखा गुजरेगी नहीं तो इससे फ्लक्स निकलेगा नहीं, क्योंकि संख्या ही निर्धारित करती कि फ्लक्स कितना होगा। अर्थात इससे कोई फ्लक्स लिंक नहीं होगा, ठीक है। इससे कुछ फ्लक्स लिंक होगा, ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली चाहिए हमें। तो एक काम करते हैं ना, इस बी के 2 कंपोनेंट ले लो। कौन से कंपोनेंट? एक कंपोनेंट इधर ले लिया जाता है, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग, यहां पर लिख लो। यहां पर जो कंपोनेंट लिया जाता है बेसिकली, ये जो कंपोनेंट लिखा जाएगा यहां लिख लेते हैं। बी का, बी वेक्टर का ए वेक्टर के अनुदिश क्या लिखा जाए? घटक। अनुदिश घटक लिखा जाए तो क्या लिखा जा सकता है? ये बी है, इधर ये है, तो ये क्या बनेगा? बी कॉस थीटा लिखा जाएगा, यही तो होगा, बी कॉस थीटा लिखेंगे। और इसके समांतर घटक बी साइन थीटा होगा, वो हमें काम का नहीं है। उस वाले में देखो, वहां पर थीटा दोनों के बीच में कोण 0 निकल के आ रहा है, तो यहां पर जो थीटा है वो 0 है। यहां थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। यहां पर क्या दिया गया है, यहां पर थीटा देखो 90 डिग्री है। इन दोनों के बीच का जो कोण है वो थीटा इज इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री।
तो 90 डिग्री होगा तो यहां कोई फ्लक्स लिंक नहीं होगा, यहां कुछ फ्लक्स लिंक हो रहा है। ये वाला जो घटक होगा चुंबकीय क्षेत्र का वो इससे पास होगा, इससे पूरा का पूरा ही पास होगा। तो यहां से लिखना चाहो तो लिख दो। इसका जो सूत्र लिखा जाता है वो क्या लिखते हैं, फाई इज इक्वल टू, इसे लिखा जाता है बी ए, यहां पर लिखा जाता है कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, वही एरिया वेक्टर और बी के मध्य का कोण। जहां लिखना चाहो लिखो, जहां थीटा जो होता है वो क्या होता है, थीटा ए वेक्टर तथा बी वेक्टर, हिंदी में लिखना होगा तो लिख देना क्षेत्रफल सदिश तथा चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कोण, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के मध्य कोण, ये कोण लिखा जाता है, याद रहेगा। तो इसका फार्मूला इस तरह से दिया जाता है, जस्टिफाई कर लो ना। जस्टिफाई करेंगे तो क्या होगा, ये बी ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू अगर 90 रख दी जाए कोई फ्लक्स बनेगा, नहीं बनेगा, जीरो बनेगा। यहां पर थीटा की वैल्यू थीटा रख दी जाए तो देखो बी ए कॉस थीटा बनेगा, ए इंटू बी का वो घटक जो ए के अनुदेश है, ठीक है। यहां पर अगर थीटा की वैल्यू जीरो रख दी जाए, इस वाले केस की बात कर रहे हैं, तो यहां पर बी ए कॉस जीरो बनेगा, ये कॉस जीरो, तो यहां से निकल के आएगा बी ए कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। तो ये यहां से लिंक होने वाला फ्लक्स इस तरह से लिखा जा सकता है। तो फ्लक्स क्या होता है, किसी भी क्षेत्र के अभिलंबवत गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित किया जाता है, इसका मात्रक वेबर होता है। एक और मात्रक होता है, वो भी देख लो यहां से। एक मात्रक क्या निकल के आएगा, बी और ए का मात्रक, थीटा का तो कोई मात्रक होता नहीं, तो यहां से लिखना चाहो तो लिख लो, बी का मात्रक हम जानते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, और इनटू में क्या लिखा जाएगा, मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। ये किसका मात्रक हो गया, फाई का मात्रक है। ये फाई का एक दूसरा मात्रक निकल के आया। ये मात्रक कैसा है, एसआई मात्रक है। यहां पर जो ये मात्रक लिखा गया, ये मात्रक कैसा है, एसआई मात्रक है। अगर पूछता है कोई कि फ्लक्स का, फ्लक्स मतलब यहां पर बेसिकली चुंबकीय फ्लक्स से है, लिखना चाहो लिख लो, डाउट ना रहे। चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक जो होता है वो क्या लिखा जाता है, उसका मतलब होता है, इसे हम मैक्सवेल लिखते हैं, मैक्सवेल लिखा जाता है, ये मैक्सवेल। और याद रखना, एक जो वेबर होता है वो बराबर होता है 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है, 10⁸ मैक्सवेल के बराबर लिखा जाता है। या एक मैक्सवेल बराबर 10⁻⁸ वेबर लिखना चाहो तो लिख दो। इसका मतलब है 10⁸ चुंबकीय बल रेखा अगर किसी फ्लक्स से पास करती, किसी पृष्ठ से पास करती, इसका मतलब उससे लिंक होने वाला फ्लक्स 1 वेबर होता है। यही तो मतलब हुआ। उस बात को देखो यहां पर और ठीक से बनाया गया, अगर वहां समझ में नहीं आया तो यहां से भी देख लो कैसे। यहां पर जो क्षेत्र लगाया गया वो इस दिशा में लगाया, इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है, ठीक है। इन दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा दिया गया है। थीटा कोण दिया गया तो इसका देखो एक घटक आएगा इसके लंबवत और एक घटक आएगा इसके अनुदिश, मतलब इस पृष्ठ के अनुदिश होगा। एक घटक आएगा बी लंबवत, ये बी लंबवत कहां होगा, बी लंबवत होगा ए वेक्टर के अनुदिश, ए वेक्टर के अनुदिश लिखा जाता है, ए वेक्टर के अनुदिश, ए वेक्टर के अनुदिश हो जाएगा, ठीक है। और अगर बी पैरेलल पूछा जाता है तो ये ए वेक्टर के लंबवत आता है। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसके लंबवत क्या है। पृष्ठ के लंबवत होता है तो बी लंबवत होगा, पृष्ठ के अनुदिश होता है तो बी समांतर होगा। और जब भी कभी फ्लक्स लिखा जाता है, अगर ये दोनों घटक दिए गए हो तो याद रखना ए लिख देना, फिर बी लंबवत वाला लिख देना। फाइनली हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा। लंबवत वाला घटक कौन सा आएगा, तो cos थीटा आएगा, तो ये बन जाएगा बी ए cos थीटा, जैसे यहां पर हम लोगों ने लिखना सीखा है। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है समझ में आया होगा, कैसे परिभाषित किया जाता है, मात्रक क्या होते हैं। और अगेन यहां पर अगर इसे लिखना चाहे तो बी ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर लिखा जा सकता है। तो अगर यहां पर बी फाई लिखना चाहे तो लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखा जा सकता है। डॉट का मतलब होता है अदिश गुणन, और अदिश गुणन से जो राशि निकल के आती है वो कैसी होती है, अदिश राशि होती है।
ये कैसी राशि हो गई, अदिश राशि हो गई। यहां पर ज्यादा टाइम देकर के हम नहीं समझेंगे इसे, क्योंकि फ्लक्स पढ़ा है, वैद्युत फ्लक्स पढ़ा है, वैद्युत फ्लक्स के जैसा ही होता है और हाई स्कूल में भी पढ़ते हैं इसे। इससे रिलेटेड जो आगे पॉइंट्स हैं वो कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए इतना जरूरी याद रखना है कि ये एक अदिश राशि होती है, ये डॉट प्रोडक्ट होता है बी और ए का, जहां पर थीटा जो लिखा जाता है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। ठीक है, अब इसकी आगे बात करते हैं यहां पर चुंबकीय फ्लक्स के बारे में और कुछ बातें। तो चुंबकीय फ्लक्स में अभी हम लोगों ने देखा कि जो फाई लिखा जाता है, ये फाई बेसिकली जो फाई होता है ये क्या लिखा जाता है, इसे हम लिख देते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखा जाता है। या फिर अगर हम डी फाई लिखते हैं तो उस केस में क्या लिखा जाएगा, उस केस में हम इसे लिख सकते हैं डी ए वेक्टर। छोटा सा एरिया वेक्टर लिखना पड़ेगा तो डी ए वेक्टर लिखा करेंगे, ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। और अगर हमें इस तरह से निकालना हो बंद पृष्ठ, जैसे वहां लिखते थे गॉस की प्रमेय में वही है, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कैसे निकाला जाता है, तो वहां पर भी ऐसा लिखते थे, याद होगा, फाई इज इक्वल टू फाई, वहां फाई लिखते थे तो फाई इज इक्वल टू लिखेंगे क्लोज इंटीग्रेशन और यहां पर लिखेंगे बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर लिखा जाएगा। छोटे छोटे डी ए लेना है और उन सब को जोड़ देना है, ये बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल है ये बी का। अगला पॉइंट देख लो, यहां पर नोट डाल के लिख देते हैं। नोट में क्या है, पहला पॉइंट कोई एक आर्बिट्रेरी शेप ले लो। आर्बिट्रेरी शेप का मतलब है कि हमने एक ऐसा पृष्ठ ले लिया, ये ऐसा कोई पृष्ठ ले लिया और इस पृष्ठ पर जो फ्लक्स है वो अंदर की तरफ जा रहा है, ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, इधर से इधर की तरफ, ये अंदर की तरफ जाएगा। चुंबकीय बल रेखाएं अंदर की तरफ जा रही हैं इस पृष्ठ से, ये ऐसे, ये अंदर की तरफ जा रही। तो जब ये अंदर की तरफ जाएंगे इनका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, ये अंदर की तरफ जा रहे हैं, इनका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आएगा। दोनों के बीच में कोण क्या होगा, 90 से तो बड़ा होगा और 90 से बड़ा होता तो cos 90 से बड़े की वैल्यू माइनस में होती, तो यहां पर जो फाई बनेगा वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। इस बात का ध्यान रखना है। क्या है, जो फ्लक्स प्रवेश करता है, यहां लिखना चाहो लिख लो, पृष्ठ में, बेसिकली बंद पृष्ठ की बात हो रही, बंद पृष्ठ में प्रवेश करने वाला चुंबकीय फ्लक्स कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, ऋणात्मक होता है। कारण देना चाहो तो दे सकते हो कि यहां पर बी की दिशा इधर है, अगर हम यहां पर क्षेत्रफल सदिश लिखें तो इधर का बनेगा, तो बी इधर की तरफ है, ये बी वेक्टर इधर की तरफ, क्षेत्र सदिश इधर की तरफ है। दोनों के बीच का कोण देखो क्या है, ये वाला कोण बनेगा दोनों के बीच का, ये वाला कोण देखो क्या है, ग्रेटर देन 90 है। और जब कॉस में ग्रेटर देन 90 की वैल्यू लिखी जाती तो वो ऋणात्मक निकल के आती, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में कॉस कैसा होता है, ऋणात्मक लिखा जाता है। तो ये हो गया पहला नोट का पॉइंट। दूसरा नोट पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट क्या है, बी पॉइंट यही एक ऐसा कोई लूप बनाओ और इससे फ्लक्स बाहर की तरफ निकालो। मान लेते हैं फ्लक्स बाहर की तरफ निकल रहा है, इससे फ्लक्स बाहर की तरफ निकलेगा, ये फ्लक्स बाहर की तरफ निकल रहा है, चुंबकीय बल रेखाएं इस तरह से बाहर जा रही हैं, ये ऐसा होगा। तो अगर ये चुंबकीय बल रेखाएं बाहर की तरफ जाएंगी तो देखो बेसिकली यहां से लिख क्या सकते हैं अब हम, यहां पर एरिया वेक्टर लिया जाएगा, मान लेते हैं यहां का एरिया वेक्टर इधर है और क्षेत्र यहां पर इधर है, तो इनके बीच का जो कोण बनेगा थीटा वो तो न्यून कोण होगा, और न्यून कोण का मतलब कॉस पहले चतुर्थांश में रहेगा, धनात्मक बनेगा। तो यहां लिख दो बंद पृष्ठ में से, ऐसा लिखो, बंद पृष्ठ से निकलने वाला चुंबकीय फ्लक्स कैसा लिखा जाएगा, धनात्मक
धनात्मक होता है। और ये धनात्मक ऋणात्मक डिसाइड कौन करता है? दोनों के बीच का कोण, क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का कोण। अगर न्यून कोण होता है तो वो धनात्मक होगा, अगर अधिक कोण होता है तो उस केस में क्या होगा? वो ऋणात्मक बनेगा। तो जैसे वहां पर वैद्युत क्षेत्र में पढ़ा था, सेम कॉन्सेप्ट यहां भी रिपीट होते हैं चुंबकीय फ्लक्स से रिलेटेड, कि अंदर जो प्रवेश करेगा वो धनात्मक मतलब ऋणात्मक होगा, और जो बाहर निकलेगा वो धनात्मक लिखा जाएगा। ठीक है। और यहां पर हम लोगों ने देख लिया चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित कैसे करते हैं, उसके प्रतीक क्या होते हैं, सीजीएस मात्रक, एसआई मात्रक, जितने भी मात्रक होते हैं वो सारे मात्रक यहां पर लिखे गए। ठीक है, अलग अलग फिगर बना करके सारी चीजों को समझा गया। अब इसके आगे बात करते हैं फैराडे तथा हेनरी के प्रयोग। फैराडे और हेनरी ने क्या प्रयोग किए और वो प्रयोग कैसे किए गए थे और उनका रिजल्ट क्या निकल के आया। तो फैराडे और हेनरी ने प्रयोग किए। पहला प्रयोग क्या था? इस पहले प्रयोग में 2 प्रयोग हैं, ध्यान रखना, टोटल 4 प्रयोग थे इनके। पहले प्रयोग में 2 प्रयोग एक साथ समझते हैं। यहां पर दिख रहा होगा एक चुंबक को इस कॉइल की तरफ लेकर के जाते हैं, मतलब बेसिकली एक तार से बनी कुंडली है जिसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, ना उसमें कोई बैटरी लगी, सिर्फ एक धारा मापी लगा है, मान लेते हैं। ठीक है, धारा मापी लगा जिसमें देख लिया है धारा बह रही। तो जब ये इसकी तरफ जाता है, देखो जब ये इसकी तरफ बढ़ रहा है तो इसके अंदर धारा है। ठीक है, रुक गया, धारा रुक गई, उसके बाद ये वापस आ रहा तो धारा है, रुक गया, धारा रुक गई, ऐसा दिख रहा ना। इसका मतलब है कि चुंबक इसकी ओर बढ़े या चुंबक इससे दूर की तरफ जाए, इसमें विक्षेप बनता है, धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न होता है, और धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न होता है, इसका मतलब धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो यहां पर चुंबक, चुंबक का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, और यहां पर कुंडली, कुंडली का मतलब चालक। तो चालक और कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के मध्य गति हुई, जिसकी वजह से यहां पर विक्षेप आया, विक्षेप आया अर्थात धारा उत्पन्न हुई। ये बात हम लोगों ने पढ़ी है जब गैल्वेनोमीटर देखा था, कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है? धारा तो बताता है, साथ में धारा की दिशा भी बताता है, तो ये विक्षेप बताएगा धारा किधर बह रही है। ठीक है, ये पहला पॉइंट था इनका। पहले पॉइंट में अगर बात करें, ए पॉइंट की कॉइल, कुंडली स्थिर है, कुंडली को स्थिर रखा गया है, और क्षण चुंबक ये क्या है? गतिमान है। तो धारा में मतलब जो धारा मापी लगा था उसमें विक्षेप उत्पन्न हुआ, और धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न होगा तो इसको हम ऐसे तो समझ सकते हैं ना, यहां से देखो, धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न हुआ, कुंडली स्थिर थी, क्षण चुंबक चल रहा था। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम इस क्षण चुंबक को रोक दें। मान लेते हैं कि हमने इस क्षण चुंबक को रोक दिया, और कुंडली जो यहां पर बनी हुई है, ये कुंडली जो बनी हुई है जिसमें हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर लगाया है, ये कुंडली यहां पर इधर की तरफ चलना शुरू कर दे। ये N है हमारे पास, ये S दिया गया है, यहां पर चुंबकीय बल रेखाएं हम लोगों ने पढ़ी हैं, ऐसे निकलती हैं, ये ऐसे निकलती हैं, ऐसे इधर से इधर की तरफ, ये इधर से इधर की तरफ। ऐसा होता है इनके साथ, ये ऐसा होता है इनके साथ। तो अगर ऐसा होगा, यहां पर देखते जाओ, अगर ऐसा होगा, इसको हम इधर ना ला करके अब इसको हम इधर ले जाते हैं। ये देखो, इसमें क्या है? ये स्थिर है, और ये क्या है? गतिमान है, ये गतिमान है। मतलब अब की बार चुंबक को स्थिर कर दिया गया, कुंडली को गतिमान कर दिया गया। पहला प्रयोग क्या था? देखो, पहला प्रयोग यहां पर जो चल रहा है, ये पहला प्रयोग था कि कुंडली को स्थिर रख करके चुंबक को गतिमान कराया गया, धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न हुआ, और धारा मापी में विक्षेप तभी उत्पन्न होता जब उसमें धारा प्रवाहित होती। पहला पॉइंट हो गया, अर्थात कि क्षण चुंबक के गतिमान होने पर कुंडली में धारा प्रवाहित होती है। यहां पर दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट था कि चुंबक को स्थिर रख दिया गया, कुंडली को गतिमान कराया गया। तो जो यहां पर रिजल्ट मिल रहे थे, यहां पर जो प्रेक्षण मिल रहे थे, यहां के जो प्रेक्षण थे वो समान थे, इसके समान प्रेक्षण थे, समान प्रेक्षण निकल के आए। मतलब जैसा यहां हो रहा है ना, बिल्कुल सेम वैसा यहां हो रहा था। लेकिन यहां पर अगर हम रोक दें, ये जो हो रहा है, गतिमान ये है, वो रुका है, यहां पर ये गतिमान है, ये रुकी हुई है कॉइल, अगर ऐसा ना हो, रोक दिया जाए, रोक देंगे तो धारा का विक्षेप शून्य देखा गया। यहां पर तीनों को देखो एक साथ बनाया गया। जब हम इसको ऊपर की तरफ मूव कराते हैं, तो ऊपर की तरफ मूव कराएंगे, इसके अंदर चुंबकत्व बढ़ेगा। देखो, धारा मापी विक्षेप राइट साइड में है। धारा मापी के बारे में एक बात और सुन लो, धारा मापी अगर यहां पर बना हो, इसमें धारा प्रवाहित हो रही इधर से इधर की तरफ,
तो इसमें जो विक्षेप आता है इस तरफ आएगा। और अगर धारा मापी में धारा इधर से इधर की तरफ प्रवाहित हो रही है तो इसमें विक्षेप जो आता है इधर आएगा। और अगर धारा मापी बना हुआ है यहां पर ऐसा और इसमें I बराबर 0 है तो उस केस में ये सुई ऐसे रहती है धारा मापी की, याद रखना है। जिधर धारा प्रवाहित होती उधर की तरफ घूम जाती, इस बात का ध्यान रखना। तो इसमें देखो वही तो है, यहां से देखो धारा जा रही तो धारा इधर से जा रही उधर की तरफ, तो इधर की तरफ झुक गई। इसमें क्या हुआ, मैग्नेट जो यहां पर लिख देते हैं, यहां पर क्या हुआ, मैग्नेट मूव्स अप टुवर्ड्स द कॉइल। ये क्या है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये गतिमान हो रहा है ऊपर की तरफ, ये गति हो रही है इसकी। और ये जो कॉइल है वो स्थिर है, स्थिर रखा गया, ठीक है। यहां पर क्या है, मैग्नेट को नीचे ले जा रहे हैं, मैग्नेट को नीचे ले जा रहे हैं, गतिमान करवा रहे हैं। तो इसके अंदर देखो धारा ने अपनी दिशा बदल ली, धारा ने अपनी दिशा बदल ली, विक्षेप इधर आया, तो धारा इधर से जा रही, विक्षेप इधर आ रहा। जो यहां पर समझा बिल्कुल सेम वही है। यहां पर और एक पॉइंट देख लो कि अगर नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट ना होना, कॉइल चले ना चुंबक चले, तो उस केस में क्या होता है, इसके अंदर धारा 0 होती और ये बिल्कुल 0 पर रुकता है। ये सुई होती बिल्कुल बीचों बीच में रहती है। ये पहला एक्सपेरिमेंट था। पहले एक्सपेरिमेंट में लिखना चाहो तो लिख लो, अगर हम कुंडली को स्थिर रखकर चुंबक को गतिमान कराते हैं तो उसमें जो विक्षेप होता है वो उत्पन्न होता है, धारामापी विक्षेप उत्पन्न होता है। कुंडली के पास जब चुंबक आता है तो विक्षेप एक दिशा में, कुंडली से जब दूर जाता है तो विक्षेप दूसरी दिशा में उत्पन्न होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखोगे, यदि हम चुंबक को स्थिर रखकर कुंडली को गतिमान करवाते हैं तो उस केस में क्या होता, सेम रिजल्ट रिपीट होते जो पहले हुए। लेकिन यहां पर अगर दोनों को रोक दिया जाए तो कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता, अर्थात धारा प्रवाहित नहीं होती। पहला प्रयोग समझ में आया होगा। दूसरा समझो, दूसरा प्रयोग दिख रहा होगा, यहां पर एक कॉइल है जिसमें चुंबकन उत्पन्न किया जा रहा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा रहा। इसके बगल एक दूसरी कुंडली रखी गई, उससे धारामापी देखो लगाया गया है। ये धारामापी क्या कर रहा है, ये विक्षेप दे रहा है धारामापी। इसका मतलब क्या है, एक कुंडली रखी गई है, उसमें क्षेत्र उत्पन्न किया गया, बगल रखी कुंडली में विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। ये दूसरा प्रयोग था उनका। यहां पर देखो ये सेटअप बनाया गया है कि अगर इस स्विच को बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर इस स्विच को बंद कर देते बैटरी से जो लगी थी, इसमें धारा प्रवाहित होगी। इस धारा प्रवाहित होने के साथ साथ में इसमें भी क्या होता है, यहां पर I अगर बढ़े या फिर घटे, I बढ़ रहा हो या घट रहा हो, तो उस केस में क्या होता है, यहां पर विक्षेप बनेगा, विक्षेप उत्पन्न होगा, उत्पन्न होगा, विक्षेप उत्पन्न होगा। I बढ़ेगा तो विक्षेप उत्पन्न होगा, I कम होगा तो विक्षेप कम होगा। लेकिन अगर I नियत कर दिया जाए, I नियत कर दिया जाए, I नियत कर देंगे तो विक्षेप शून्य हो जाएगा, विक्षेप शून्य हो जाएगा, क्योंकि कोई सापेक्षिक गति नहीं होगी तो विक्षेप शून्य कर दिया जाएगा। अर्थात जो गैल्वेनोमीटर जैसा इस समय दिख रहा है वैसा होगा। इस तरफ धारा प्रवाहित होगी, यहां से देखो धारा जाएगी इधर से वापस धारा आएगी, तो धारा इसके अंदर इधर से इधर की तरफ जा रही है, तो इसमें इसका उल्टा होगा, धारा इधर से जाएगी, धारा इधर से वापस आएगी, ऐसा कुछ होगा। तो धारा इधर से इसमें प्रवेश करेगी, इधर की तरफ घूम जाएगा, फिर इससे उधर की तरफ घूमेगा, इधर की तरफ घूमेगा, उधर की तरफ घूमेगा, लगातार ऐसा हो रहा होगा। तो दूसरा प्रयोग था कि अगर ये दो कुंडलियां रखी गई हैं, बनाना चाहो तो बना लो एक बार, इनको बनाना हो तो बना सकते हो। ऐसा कुछ है, यहां पर एक कुंडली रखी गई, दूसरी कुंडली इस तरह से रखी गई है, ऐसे ये कुंडली रखी गई है, इसमें फेरे लपेट दिए गए हैं। फेरे लपेटना तो हम लोग जानते हैं, चुंबक में भी पढ़ा था, चुंबक बनाया था ऐसा। यहां पर भी सेम फेरे लपेट दिए गए हैं, ये फेरे लपेट दिए गए हैं ऐसा, ये ऐसा बन रहा। इस वाले में केवल और केवल गैल्वेनोमीटर लगाया गया है और इस वाले में एक ये ऐसी की लगाई गई है, यहां पर एक कुंजी लगाई गई है और यहां पर एक रियोस्टैट लगाया गया है, ऐसा है कुछ। यहां पर रियोस्टैट धारा नियंत्रक लगाया गया है, ये बैटरी लगी है भी, ठीक है, बैटरी है। तो अगर इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा किधर से किधर की तरफ जाएगी, यहां से इधर की तरफ बढ़ेगी, धारा इधर की तरफ जाएगी, ऐसा धारा होगा। तो इधर क्या बनेगा, N बनेगा, इधर क्या बनेगा, S बनेगा। तो जब धारा प्रवाहित होती तो इसमें ऐसा होता है। इसके सामने क्या होगा, अगर धारा का मान बढ़ रहा है, सपोज, ठीक है, A पॉइंट है, धारा का मान बढ़ रहा है, तो इसमें जो A पॉइंट देखने को मिलेगा वो क्या होगा, धारा अगर इसमें बढ़ रही तो इसमें भी धारा बढ़ेगी, I बढ़ेगी, इसमें धारा बढ़ेगी, लेकिन विपरीत दिशा में बढ़ेगी, विपरीत दिशा में बढ़ेगी। इसमें क्या होगा, धारा विपरीत दिशा में बढ़ेगी, आगे की तरफ बढ़ेगी लेकिन विपरीत दिशा में बढ़ेगी, इसे कम करने की कोशिश करेगी, ठीक है। मतलब क्या है, इसमें धारा इधर से जा रही तो इसमें धारा इधर से वापस आएगी, इधर से धारा एंटर करेगी, तो इधर से इधर की तरफ जाएगी ना तो विक्षेप इधर की तरफ आएगा,
ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो बी पॉइंट, बी पॉइंट धारा कम हो रही मान लेते हैं, और अगर धारा कम होगी तो इसमें क्या होगा, इसमें जो बी पॉइंट बनेगा इसमें भी धारा कम होगी लेकिन समान दिशा रहेगी, घटने का विरोध करेगी, समान दिशा है ये, समान दिशा रहेगी, समान दिशा रहेगी। तो उस केस में क्या होगा, इसे बनाओ, यहां पर इसे बनाते हैं। यहां पर जो ये गैल्वेनोमीटर होगा, मतलब एक मिनट इसे सही करो, गैल्वेनोमीटर नहीं, यहां पर जो धारा का मान घट रहा है, तो धारा का मान घटेगा तो इसमें एक ऐसी धारा बनेगी जो इसको बढ़ाने की कोशिश करेगी, तो इसकी दिशा में ही धारा का मान बढ़ेगा, समान दिशा में धारा का मान बढ़ेगा। इसका मतलब इसमें जो क्षेत्र उत्पन्न होगा यहां पर, अब इस बी वाले पॉइंट में ये वाला, तो वो क्या होगा, वो इसी दिशा में बनेगा, इस दिशा में बनेगा, ठीक है। और अगर यहां पर आई नियत कर दिया जाए, सी पॉइंट देखो, सी पॉइंट देखो, अगर हम आई को नियत कर देते हैं, आई को नियत कर दिया जाए, आई को नियत कर दिया जाए, तो यहां पर सी पॉइंट देखना चाहो तो देख लो, इस वाले में यहां लिख लेते हैं सी पॉइंट, कि अगर आई वहां पर नियत है तो इसमें क्या होगा, विक्षेप शून्य हो जाएगा, विक्षेप शून्य हो जाएगा, विक्षेप शून्य हो जाएगा। इसमें देखो हम लोगों ने एक ही प्रयोग को अलग अलग तरीकों से किया कि अगर पहले कुंडली में धारा बह रही, धारा का मान बढ़ रहा, तो दूसरी में धारा का मान बढ़ेगा, विपरीत दिशा में बढ़ेगा, उसे घटाने की कोशिश करेगा तो विक्षेप इधर आएगा, ठीक है। जब घटेगी तो उसका विक्षेप इधर की तरफ आएगा, बढ़ाने की कोशिश करेगी, अगर आई को नियत कर दिया तो इसमें कोई विक्षेप नहीं आएगा, ठीक है। एक और प्रयोग किया गया था, ये दो प्रयोग के साथ एक और प्रयोग किया गया था, वो प्रयोग क्या था देखो, अगर देखना चाहो तो यहीं से देख लो, कि अगर यहां से यहां पर सपोज ऐसा है, एक कुंडली ऐसे बनी हुई है, ये कुंडली ऐसे बनी हुई है, दूसरी कुंडली इसी तरह से बनी हुई है यहां पर, और इसमें फेरों को कनेक्ट किया गया है ऐसे, ये इस तरह से फेरों को कनेक्ट किया गया है इस तरह से, और यहां कहीं पर क्या है, यहां पर एक बैटरी लगी और इसके अंदर एक की लगाई गई है, यहां पर क्या किया गया है, एक की लगाई गई है, कुंजी, ये कुंजी लगाई गई, और इसमें क्या है, इसमें कुंजी नहीं लगी है, इसमें सिर्फ गैल्वेनोमीटर लगा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लगा है, गैल्वेनोमीटर लगा, धारा मापी लगा। तो एक ये प्रयोग देखा गया कि अगर इसमें स्थायी धारा प्रवाहित हो रही है, स्थायी धारा प्रवाहित होने का मतलब है कि धारा एक बार प्रवाहित हो गई तो वो नियत फिक्स है, तो इसमें विक्षेप नहीं आएगा दूसरी वाली में। लेकिन ये देखा गया कि जब इसका स्विच बंद किया जाता है, स्विच बंद करो, ऐसे ही तो बंद करते हैं इस स्विच को ऐसे बंद कर दिया गया, बंद करो, तो जैसे बंद करते हैं ना उस समय पर धारा कम या ज्यादा होती, तो इसमें विक्षेप आता है, इसमें विक्षेप उत्पन्न होता है, विक्षेप उत्पन्न होता है, इसमें विक्षेप उत्पन्न होता है। अर्थात अगर हम पहली वाली कुंडली का स्विच बंद करते खोलते, बंद करते खोलते हैं, तो उस केस में क्या होता है, दूसरी कुंडली में विक्षेप आता है थोड़ी देर के लिए, और एक बार धारा नियत हो जाती तो विक्षेप फिर से गायब हो जाता है। इसका मतलब यह होता है कि अगर हम प्रयोग कर रहे होते हैं और उस प्रयोग में एक चुंबक है और दूसरा यहां पर कुंडली है, तो चुंबकीय क्षेत्र और कुंडली या चालक के मध्य जब गति होती है तो उस केस में यही लिखा जाता है कि कुंडली और चालक के मध्य गति जब होती है तो उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और यहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र लगा करके वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं। जो अरस्टेड ने किया था उसका जस्ट उल्टा है, उन्होंने कहा था धारा उत्पन्न करती चुंबकीय क्षेत्र, यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र धारा उत्पन्न कर रहा है। इसी का प्रयोग करते हैं हम जनरेटर बनाने के लिए, मोटर बनाने के लिए, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने फैराडे के और हेनरी के प्रयोग देखे, और यहां पर हम लोगों ने देखा अभी कि पहला प्रयोग ये क्या था, यहां पर चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित किया, इसके बारे में डिटेल बात की, और यहां पर इसे कैसे परिभाषित किया जा सकता है। यहां से एक और प्रयोग होता है, फैराडे ने जो प्रयोग किया था अपना, वो प्रयोग क्या था उसे समझ लेते हैं। तो फैराडे ने जो प्रयोग किया उसे समझो, यहां पर इधर फैराडे ने प्रयोग किया कि यहां पर अगर एक कुंडली बना ली जाए, ऐसी ये कुंडली बना ली जाए, यहां पर धारा की दिशा समझना मायने रखता है, ध्यान रखना इस बात का। यहां पर कुछ इस तरह की कुंडली है, ये हर बार कुंडली बनाएंगे, धारा की दिशा समझनी है, ये ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा है, और यहां पर गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया है, गैल्वेनोमीटर लगा है। यहां पर कोई एक चुंबक है, N और S ध्रुव है, यहां से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, हम जानते हैं इधर की तरफ आती, पढ़ा है, ये ऐसा होता है ना। तो चुंबक को चला दिया गया इधर, ये गति है, इसकी गति है, और ये यहां कहां है, रेस्ट पर है, रेस्ट पर है, ठीक है। जो यहां पर हो रहा है इसका उल्टा भी हो सकता है, इसे रोक दो, इसे चला दो, सेम होगा। यहां पर इसको
मोशन में ले आओ, इसको रेस्ट पर ले आओ, जो हो रहा वही होगा। तो जब ये इसकी तरफ आता है तो क्या होता है, सामने की तरफ यहां एन बनता है, प्रतिकर्षण करने का काम करता है। तो सामने की तरफ एन बनेगा तो इसमें धारा ऐसी होनी चाहिए और वापस ऐसी आनी चाहिए। तो इसमें जो विक्षेप उत्पन्न होता है कुछ इस तरह से होता है। पहला हो गया, ये पहला पॉइंट हो गया। बी पॉइंट देखो, फिर से बनाओ इसे। तो बी पॉइंट में अगर हम बनाते हैं ऐसा कुछ, ये हमारे पास कुंडली है, इसमें फेरे बनाओ, ये हमारे पास फेरे बने हुए हैं ऐसे कुछ, ये फेरे बने हुए हैं ऐसा, और यहां पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है ऐसा कुछ, और यहां चुंबक वही सेम पहले वाला। अब की बार क्या है, ये एन है और ये एस है, चुंबक अब की बार दूर जा रहा है। धारा की दिशा समझते जाना, चुंबक इस बार दूर जा रहा है, कह रहे हैं हम दूर जा रहे हैं, गति इधर हो रही है इधर की तरफ। तो जब गति दूर की तरफ होती है, जब चुंबक की गति दूर की तरफ होती, तो ये कहता नहीं हम एस बना रहे हैं तुम्हारे सामने, आओ हम सपोर्ट करते हैं, और इधर बन जाता है एन, इधर एन बनता है। तो एन इधर बनेगा, इसका मतलब इसमें धारा इधर से प्रवेश करेगी और इसमें इधर से धारा बाहर आएगी। तो इधर से प्रवेश करेगी, धारा इस तरह से चलेगी, इस तरह से चलेगी, इस तरह से चलेगी, इस तरह से बाहर निकल जाएगी। तो यहां पर एस बना, यहां पर एन बना, तो धारा मापी विक्षेप देखो राइट साइड में आएगा। ठीक है, बढ़िया है। अब बात करते हैं, इसी पॉइंट को आगे समझते जाना। यहां पर कई सारे एक्सपेरिमेंट हैं कि पहले गति इधर हो रही थी, अब गति दूर हो रही है। सी पॉइंट समझो, सी पॉइंट में क्या है, यहां पर मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, इसका एस सिरा है, मतलब जो यहां पर परफॉर्म किए गए इसी को दोबारा परफॉर्म कर लेते हैं एक बार, रोको इन्हें। यहां पर एन हटाओ, इसे एस ही रखते हैं। ये एन है हमारे पास, ये एस है, और यहां पर कुंडली लगाई गई है, ये कुंडली है, ये ऐसा, ये कुंडली है, ये कुंडली है, ये कुंडली है, और इसमें लगा है धारामापी ऐसा कुछ जी लगा है। ठीक, अब देखो, अब मान लेते हैं कि ये रेस्ट पर है, इसे रोक दिया गया, इसे रोक दिया। अब इसका जो प्रयोग कराया गया, इसको इसकी तरफ लेकर के आ रहे हैं। तो जब इसको इसकी तरफ लेकर के आएंगे तो जो यहां हो रहा है ना, सेम यही यहां होगा। ये अब की बार गति कर रहा है इधर की तरफ, तो इधर क्या बनेगा, एन बनेगा, इधर क्या बनेगा, एस बनेगा। एन इधर तब बनेगा जब धारा मापी ऐसा करेगा और इसमें ऐसा होगा, तो विक्षेप कुछ इस तरह से उत्पन्न होगा, सेम डिक्टो ये ऐसा होगा। अभी देखा था ना, बताया था, वही सेम बनेगा। अगला प्रयोग देखो, इसका डिक्टो क्या होगा, सी हो गया। डी देखो, डी पॉइंट में क्या होगा, इसको रोक दो, इसको इससे दूर ले जाओ। तो मैग्नेट है हमारे पास, यहां पर लिखा गया है एन और यहां पर एस है। ये कुंडली बनी हुई है, ये कोई कुंडली बनी हुई है ऐसी, यहां पर ये कुंडली बनी हुई है, ये कुंडली बनी हुई है, और यहां पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है ऐसा कुछ, गैल्वेनोमीटर जी है। अब की बार क्या है, ये रेस्ट पर है, इसे विराम में रखा गया है। यहां पर क्या कर रहे थे, दूर ले जा रहे थे, ले जाओ, इसे दूर ले जाओ, गति इसकी करवा दो। तो जब ये इससे दूर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, सपोर्ट करेगा, ये सपोर्ट करेगा तो क्या होगा, अब की बार धारा की दिशा किधर होगी, ये कहेगा हम इधर एस बना रहे हैं, इधर एन बना रहे हैं। तो इधर एस बनेगा, इधर एन बनेगा, तो उस दिशा में क्या होगा, इसमें धारा नीचे की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी धारा, और इसमें प्रवेश करेगी तो इधर से इधर जाएगी, विक्षेप इधर उत्पन्न होगा। देखो इसका डिक्टो ये पूरा निकल के आया। तो चाहे एक को रोक लो, दूसरे को चलाओ, दोनों सेम सेम बनेंगे। अब यही केस रिपीट करना है, किसके लिए, एस के लिए रिपीट करना है। तो इधर नए पेज पर एस के लिए रिपीट करो। यहां पर सी हो गया, डी हो गया, यहां पर कितने हो गए, सी और डी हो गए। अब आगे बात करते हैं ई की, ई का डिस्कशन करो। ई पॉइंट में क्या है, यहां पर है मैग्नेट, यहां पर एस रखो, यहां पर एन रखो, यहां पर क्वाइल दे रखी है, ऐसी कोई क्वाइल दे रखी है, यहां पर ऐसा कुछ बना दो क्वाइल। क्वाइल बनाना जरूरी है क्योंकि हमें धारा की दिशा समझनी है, ये ऐसा है। ठीक है, जब बात करते हैं ये एस इसकी तरफ आएगा, एस इसकी तरफ आएगा, तो ये कहेगा हम एस बनाते हैं, इसकी गति इधर हो रही है, इधर हो रही है, और इसे विराम में रखा गया है, ये विराम में है, ये इसकी तरफ जा रहा है और ये विराम में है। तो क्या होगा, ये एस इधर बनाएगा, ये एन इधर बनाएगा। एस बनाने का मतलब धारा इधर आएगी, इसमें धारा इधर जाएगी, विक्षेप देखो इधर आया। वापस से बात करो, गति तो वही हो रही है, चुंबक यहां भी पास में आ रहा था, लेकिन विक्षेप लेफ्ट साइड में था, यहां विक्षेप राइट साइड में हो गया। और अगर बात करते हैं एफ पॉइंट की, तो यहां पर सेम वही, इधर एन है, इधर एस है, और कुंडली यहां पर सामने लगाई गई है, कुंडली सामने लगाई गई है ऐसी, ये कुंडली सामने लगाई गई, इस तरह से कुंडली सामने लगाई गई, और यहां पर लगाया गया धारा मापी, और इसको क्या कर रहे हैं, अब दूर ले जा रहे हैं।
ये गति हो रही है और फिर से ये विराम में रखी गई है। इनको दोबारा रिपीट करेंगे गति करवा के, लेकिन अभी नहीं, इधर की तरफ ले जाओगे तो ये कहेगा नहीं हम सपोर्ट कर रहे हैं तुम्हारा, हम इधर एन बनाएंगे, इधर एस बनाएंगे, और इधर एन बनाएंगे तो धारा इधर से चढ़ेगी, इधर से वापस आएगी, तो विक्षेप कहां होगा, इस तरफ निकल के आएगा। इसमें विक्षेप उधर, इसमें विक्षेप इधर, जो यहां विक्षेप पड़े थे उसके जस्ट उल्टा हो रहे हैं। इसको उल्टा कर दो। इसको उल्टा करने का क्या मतलब है, यहां पर बात करते हैं एफ हो गया, ई एफ जी नंबर बात करो, जी नंबर बात करते हैं। ये जो परफॉर्म कर रहे थे फैराडे ने किया था, ये इनके नियम समझने के लिए सारे आने चाहिए। अब क्या करते हैं, इसको चलाओ, उसे रोक दो। तो यहां पर क्या है, ये एन है, ये एस है, इसे रेस्ट पर रख दो, मतलब रोक दो, और यहां पर क्या हो गया, इसे चला दो, इसे चला दो उसी की तरफ, इधर गतिमान करवा दो। तो यहां पर कुछ ऐसा, ये कॉइल बन जाएगी हमारे पास ऐसी, यहां पर धारा मापी लगा, ऐसा कुछ होगा। तो जब धारा मापी लगाएंगे हम इसके साथ में जी है, तो ये अब की बार क्या है, इधर की तरफ गतिमान हो रही है, गति इसकी इधर हो रही है, रुका हुआ विराम में है। तो जब ये इधर रुकेगा, ये कहेगा नहीं हम इधर एस बना रहे हैं, तो कहेगा ठीक है इधर तुम एस बना रहे हो, तो इसमें धारा इधर जाएगी, इसमें धारा इधर जाएगी। एन और एस कैसे बनते हैं हम जानते हैं, तो उस केस में क्या होगा, धारा ऐसे ऐसे आएगी, ऐसे चली जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, विक्षेप इधर आएगा, देखो जैसा वहां वैसे यहां, और जी के बाद एच आता है। इस वाले पॉइंट में क्या करो, मैग्नेट को फिक्स करो, ये एन हो गया, ये एस हो गया, ये रेस्ट पर है, मैग्नेट को रेस्ट पर कर दिया, कॉइल मूव कर रही है अवे फ्रॉम द मैग्नेट, इससे दूर की तरफ मूव कर रही कॉइल, इससे दूर की तरफ कॉइल मूव कर रही है, ऐसा हो रहा है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये गैल्वेनोमीटर है, ये जा रही है, गति कर रही है, इससे दूर की तरफ जा रही है, ये रुका हुआ है। तो उस केस में क्या होगा, ये कहेगा नहीं चुंबकीय क्षेत्र घट रहा है, हम बढ़ा रहे हैं, इधर एन बनाएंगे, इधर एस बनाएंगे, इधर एन बनाएंगे, इसका मतलब धारा इसमें इधर की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ेगी ऐसे, और इसमें धारा क्या होगी, नीचे की तरफ आएगी, तो विक्षेप इस तरह उत्पन्न होगा। इसका डिक्टो ये है, देखो इसका डिक्टो ये है। आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी। फैराडे ने सारे प्रयोग किए थे, तो यहां पर ये जितने प्रयोग किए थे फैराडे ने, उन सबको हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया। हेनरी और फैराडे ने मिलकर जो प्रयोग किए थे उनको यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया। साथ में चुंबकीय फ्लक्स के बारे में बात किया, और चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा क्या होती, मात्रक क्या होता है, विमीय सूत्र निकालना है, वो हम होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं, विमीय सूत्र खुद निकाल लेना, बी का विमीय सूत्र और ए का विमीय सूत्र मल्टीप्लाई करा देना। इस क्लास में हम लोगों ने फैराडे के जो प्रयोग थे उनको कभी कंप्लीट किया, हेनरी के प्रयोग को कंप्लीट किया, साथ में चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित किया। अगली क्लास में हम फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।